अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो लाहौर वाला जलसा जो है वो बिल्कुल एंड पे जाके फंसा हुआ है और हुकूमत के लिए मुसीबत बनी हुई है। लाहौर में आसपास कंटेनर ही कंटेनर, सड़कों के ऊपर बेचारे कंटेनर वाले रोल रहे हैं। वो कहते हैं जी हमसे गाड़ियों की चाबियाँ छीन लेते हैं, हमारे कंटेनर खड़े कर लेते हैं ज़बरदस्ती पुलिस वाले। वो पुलिस वालों से पूछा, वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मजबूर ही चल रहा है सारा काम। बिलावल मजबूर के बाद अब सारे लोग बता रहे हैं कि हम भी मजबूर हैं। तो बहरहाल वो कंटेनर जो है वो जगह जगह छीने जा रहे हैं। वो कंटेनर वाले कहते हैं जी हमसे पुलिस छोड़ने के लिए भी 20,000 रुपये रिश्वत मांगती है। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कहाँ से हम पैसे दें? तो लोगों की मजबूरियां भी ये फ़ायदा उठाते हैं और उनसे खेलते हैं। बहरहाल जलसा हुकूमत के लिए मुसीबत बना हुआ है और नाक में दम की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और कभी एक जगह डिसाइड कर दें, कभी दूसरी, कभी तीसरी। शाही किला को 2 दिन के लिए बंद कर दिया इस वीकेंड पे। उन्हें कहा जी आप वहाँ पे आ ही नहीं सकते। मीनार पाकिस्तान जहाँ पे अभी तारक कादरी साहब का प्रोग्राम हुआ था, फजल रहमान साहब का प्रोग्राम हुआ था, उससे पहले और प्रोग्राम्स भी हुए थे। तहरीक लब्बैक वालों ने भी प्रोग्राम किया था। उससे पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कबूतर वहीं पे आके उड़ाए थे और वो अलग बात है, उनके बाद में तोते उड़ गए। लेकिन ये सारा काम जो है वो मीनार पाकिस्तान में हुए थे। अब मीनार पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है तो ये डर जाते हैं। रीज़न ये है कि अंदरून शहर जो वॉल सिटी है लाहौर की, ये एक दौर था कि PMLN का गढ़ हुआ करता था। हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ यहां से जब भी इलेक्शन लड़ते थे वन साइडेड फैसला आता था, टक करके इलेक्शन जीत जाते थे। अभी इनकी ये हालत हो गई वहां पे कि ये गलियों में गाड़ियां लेके मियां साहब घुसे हैं और छोटे छोटे बच्चों के अलावा किसी ने इनका इस्तकबाल ही नहीं किया। शहर के लोग मियां साहब को मुंह ही नहीं लगा रहे। मियां साहब ने अपने शहर के लोगों की ऐसी नाक कटवाई है जहां पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा, जहां पे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, जिन लोगों को मियां साहब के साथ खड़े होना चाहिए था। क्योंकि मियां साहब हर मुश्किल वक्त में उन लोगों को छोड़कर भाग गए। कभी जो है मुशर्रफ से डील करके भाग गए, कभी जो है जनरल बाजवा से डील करके भाग गए, कभी जो है वो बीमारी का बहाना बना के भाग गए। तो मियां साहब कभी भी अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। तो लोगों ने मियां साहब को कर दिया फारिग। इमरान खान साहब ने लोगों के साथ खड़े होने का फैसला किया और लोग उनके साथ खड़े हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब सिर्फ जमान पार्क से निकलकर लाहौर हाईकोर्ट तक गए थे और ये एक छोटा सा फासला है। लेकिन जैसे ही गाड़ी उनकी बाहर आई, और ये कोई इतना प्लान नहीं था, तो जब गाड़ियां उनकी सड़क पे आई तो ऐसा लग रहा था पूरा शहर उनकी गाड़ियों के साथ भाग रहा है। लोग उनके साथ बढ़ रहे हैं हाई कोर्ट की जानिब और उनको कई घंटे लग गए थे हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल होते होते। तो ये इस शहर ने इमरान खान साहब को इज्जत दी है। और शरीफ खानदान जिसकी बड़ी इज्जत होती थी वो टके टोकरी हो गई थी शहर के अंदर। तो मीनार पाकिस्तान वाले जलसे का नाम सुन के इनकी काम पे टांग गई। वो परमिशन नहीं दे रहे। हुकूमत ने सख्ती से ऑर्डर दिया हुआ है DC को कि तेरी ऐसी तैसी फेर देंगे अगर तुम लोगों ने परमिशन दी मीनार पाकिस्तान की। मीनार पाकिस्तान के जितने दरवाजे हैं सबको ताले लगा दिए और जंजीरें डाल के पक्के ताले लगा दिए वहां पे, अंदर कोई नहीं जाएगा। बंद करो मीनार पाकिस्तान को, कोई तैयारी इनको नहीं करने देनी। मीनार पाकिस्तान में तो जलसा करने नहीं देना। वजह यह है कि मीनार पाकिस्तान को बहुत सारे रास्ते लगते हैं, हर तरफ से लोग आ सकते हैं, सड़कें हर तरफ से आती हैं। फिर हर आदमी को मीनार पाकिस्तान का पता है तो सारे पहुंच जाते हैं। फिर अंदरून शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी ताकत है कि अंदरून शहर के जो इलाके हैं जितने भी वॉल सिटी के, वहां से हजारों की तादाद में लोग निकलकर, एक एक मोहल्ले से 100-100, 200 आदमी निकलकर वो मीनार पाकिस्तान पहुंच जाता और ये फुल हो जाता। बाहर से लोगों को आने की जरूरत ही ना पड़ती और अगर आते भी तो उनको जगह ही ना मिलती अंदर आने की। तो इन्होंने पहले मीनार पाकिस्तान की एक ऑप्शन रखी, फिर रखी जल्लो पार्क भेज देते हैं इनको। इन्होंने सोचा जी जल्लो पार्क दूर है, लाहौर से बाहर है, उधर भेज देते हैं। उधर फिर इनको बताया गया कि जनाब वो तो रिंग रोड वहां पर लगता है, जितनी गाड़ियां पहुंचनी है बाहर से या शहर के अंदर से सबने रिंग रोड को इस्तेमाल करना है और सीधा जल्लो पार्क पहुंच जाना है। और दूसरा, क्योंकि रिंग रोड बिल्कुल जल्लो पार्क के करीब है और जल्लो पार्क बहुत बड़ा भी है, उसके अंदर पार्किंग भी बेशुमार है, जितनी मर्जी गाड़ियां आप खड़ी करें, बहुत बड़ी जगह है वो। तो इससे भी वो घबरा गए। दूसरा, जो आपकी कैनाल रोड है वो सीधी जा रही है वहां से। तो ये जल्लो पार्क से भी फिर पता चला कि जी अब एक तीसरा वेन्यू है, उसके बारे में बात हो रही है। वो जी मवेशी मंडी है, शाहपुर कांजना वाली, मुल्तान रोड वाली। पता चला जी वहां जलसा किया जाएगा। अब वहां जलसा किया जाएगा तो पता चला कि इसको मोटरवे भी लगती है, इसको मेन मुल्तान रोड भी लगती है, और आगे जो पत्तों की, बल्लों की, उससे आगे साहिवाल, ओकाड़ा, मुल्तान से लेके सारी ट्रैफिक इधर को आ जाएगी और फैसलाबाद वाली साइड से सारे मोटरवे से आ जाएंगे। तो नहर वाली साइड से लाहौर जो है वो इस तरफ को आ जाएगा। तो ये भी एक मुश्किल पड़ गई कि जनाब अब यहां पे क्या करें। तो फिर एक और वेन्यू जो है वो भी डिस्कशन होना शुरू हो गया। पता चला कि शायद वो फाइनल हो गया है। अब तक की इतला के मुताबिक जो फाइनल हुआ वो ये है कि फिरोजपुर रोड के ऊपर जब आप ये जो मेट्रो बस इन्होंने चलाई हुई है, इस बस के साथ साथ आप जाते हैं तो आप जैसे ही गज्जू मत्ता क्रॉस करते हैं, गज्जू मत्ता एक पॉइंट है, जैसे ही आप गज्जू मत्ता क्रॉस करते हैं तो अगले चौक के अंदर राइट साइड पे एक इन्होंने, वहां पे भी एक मवेशी मंडी है और बहुत खुली जगह, बहुत बड़ी जगह मैंने देखी हुई है। वो जगह इनको प्रोवाइड कर दीजिए, आप जाके वहां पे जलसा कर दें।
अब वो जलसा भी हो सकता है क्योंकि मेन फिरोजपुर रोड है, कसूर से काफले आ सकते हैं, लाहौर से काफले जा सकते हैं। फिर मजे की बात यह है कि यहां से भी रिंग रोड गुजरता है 1.5 किलोमीटर के फासले पे, एक किलोमीटर होगा मैक्सिमम। तो यहां से भी रिंग रोड गुजरता है, रिंग रोड को लोग ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 रिंग रोड इस्तेमाल होगा, नंबर 2 फिरोजपुर रोड इस्तेमाल होगा, नंबर 3 न्यू डिफेंस रोड जो है परले वाला वो भी इस्तेमाल होगा। और जो लोग शुमाली लाहौर से आना चाहते हैं वो एक रिंग रोड वाली साइड ले लेंगे, जो दूसरे मेन लाहौर से आना चाहते हैं वो ये मेट्रो के साथ साथ आ जाएंगे। और जो लोग नया लाहौर जो बना हुआ है इस तरफ को जो सोसाइटीज हैं इधर से आना चाहते हैं वो न्यू डिफेंस रोड वाली साइड से आ जाएंगे, और कसूर वाले तो सीधे ही जलसेगाह में पहुंच जाएंगे। और जो बाहर से काफले आएंगे उनको भी ये रास्ता मिल जाएगा कि वो रिंग रोड को यूज करेंगे। तो अब इस जगह के ऊपर भी सोच रहे हैं कि ये दें या ना दें। ये नहीं, हुकूमत इतनी बुरी फंसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम कैसे करना उनको समझ ही नहीं आ रही बेचारों को। अब जो शराइत दे दी है वो इतनी ज्यादा शराइत है कि जनाब इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपने जलसा खत्म करना है। और एक शर्त ये भी रख दी कि अफगानिस्तान के परचम नहीं होने चाहिए जलसागाह के अंदर भी। आज से पहले किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में किसी मुल्क और का परचम आपने देखा है? किसी और मुल्क का आपने झंडा देखा तहरीक इंसाफ के जलसे में? नहीं देखा। किसी और मुल्क का झंडा आता ही नहीं है। लेकिन ये शर्त रखी है, इसका मतलब है कि हुकूमत ने कुछ प्लान किया हुआ है, कुछ साजिश हो रही है कि वो कोशिश करेंगे कि किसी और मुल्क का झंडा वहां पहुंचाया जाए और उसके बाद उस पर मुकदमा किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकदमे तो होने हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है, रोज ही होते हैं मुकदमे। मैं हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी 3 दर्जन मुकदमे के बात नहीं सुनता, या जैसे हम कहते हैं वैसे नहीं करता। तो मुकदमे पाकिस्तान के अंदर कोई वक़्त और हैसियत रखते ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे जब खबर मिलती है ना आपके एक नया मुकदमा हो गया तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है। ये नहीं, इतना टाइम भी नहीं होता, अगर आप खाना खा रहे हैं तो मैं खाना नहीं छोड़ सकता, नया मुकदमा हो गया तो। ये नहीं, अगर मैं किसी बात पे डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों के साथ और पता चला कि इमरान साहब आपके ऊपर 2 मुकदमे और हो गए, तो पहले फर्क पड़ता था, पड़ता ही नहीं है। अब तो मैं ये भी नहीं पूछता मुकदमा किस चीज का हुआ है, तो ठीक है हो गया तो हो गया, देखी जाएगी। तो पाकिस्तानियों के लिए ये जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं इनको इतना कमजोर कर दिया और मुकदमात का ऐसा मजाक उड़ा दिया कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की हैसियत ही नहीं रही। बहरहाल ये मुकदमे जो है ना ये तो तमगा होते हैं एक तरह से पॉलिटिकल लोगों के लिए। मुकदमे होंगे, रोक टोक होगी, लेकिन लोग पहुंच जाएंगे। जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने से पहले ही कामयाब हो रहा है और पता ऐसे चल रहा है कि हुकूमत खौफजदा है। तो एक तो अब जलसे की तरफ लाहौर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी निकलो कश्तियां जलाकर। ये कश्तियां जलाने वाला मामला पता क्या है? ये एक मुसलमानों के बहुत बड़े फातिह तारिक बिन ज़ियाद, और वो स्पेन फतह करने के लिए गए थे। और जब वो पहुंचे वहां पे तो पता चला कि आगे बहुत बड़ी ताकत है जिसके साथ उनकी टक्कर है। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरे सिपाही बददिल ना हो, दिल छोटा ना करें और ये लड़ाई इनको लड़नी पड़ जाए सर्वाइवल के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अपनी कश्तियां जला दो। तो इसको कहते हैं बर्न द बोट्स बिहाइंड यू, अपने पीछे अपनी कश्तियां जला दो। तो उन्होंने कश्तियां जला दी। जब कश्तियां जला दी तो वापस जाने का और भागने का रास्ता ही नहीं था। या तो आप यहां मालिक बन के रहेंगे या आप गुलाम बन के रहेंगे और आपको शिकस्त हो जाएगी, आप मारे जाएंगे। तो वहां इस बेजगरी के साथ लड़े मुसलमान और वो लश्कर कि उन्होंने फतह हासिल की। और स्पेन में आज भी अगर आप जाएं या जो लोग जाते हैं तो वो बताते हैं कि वहां पे बहुत सारी मसाजिद उस दौर की मौजूद हैं। तो ये बर्न द बोट्स बिहाइंड यू, ये एक बहुत बड़ी कहावत है जो हमेशा से चली आ रही है। इमरान खान साहब ने यही कहा, कश्तियां जलाकर निकलो लाहौर वालों को। उन्होंने कहा निकलो और जलसागाह को भर दो और एक जबरदस्त किस्म का एहतजाज करो अदलिया की आजादी और बहाली के लिए, क्योंकि अदलिया के ऊपर एक नया अटैक किया है वफाकी हुकूमत ने। वो क्या किया, जरा ये कहानी आप सुन लीजिए। चंद दिन के बाद जब ये सच हो जाएगी तो आपने मेरा ये क्लिप निकाल के उस वक्त वायरल करना। मैं आपको बताता हूं आज क्या तारीख है। आज है जी 20 सितंबर, जुमे का दिन है और 7 बजे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम के। अब मैं आपको जो कहानी बताने लगा हूं इसको जरा आप गौर से सुनिए। 2022 में एक मामला हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए से, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं घोड़े खरीदना या जुआ लगाना, इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। कभी बताऊंगा इसके बारे में कैसे होती है। तो अरकान असेंबली को खरीदा गया और खरीद के उन्हें कहा गया कि जी आप हमजा शहबाज के हक में वोट डाल दें, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं ताकि पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाए। तो अरकान असेंबली जो है वो बिक गए और जाके हमजा शहबाज के साथ खड़े हो गए। अब हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहां पे एक बेंच बन गया और उसने इस केस को सुनना शुरू कर दिया। बेंच इस केस को सुन रहा था और बेंच इस नतीजे पे पहुंचा कि आईने पाकिस्तान में एक दफा है 63A 63A, ये आईने पाकिस्तान के अंदर एक शिक है। इसके मुताबिक जो आदमी भी अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट डालना चाहे कहीं और तो वो नहीं डाल सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर वोट डालेगा तो वो वोट गिरा नहीं जाएगा।
नंबर 3, अगर वो वोट डालेगा तो ना वोट गिना जाएगा बल्कि उस आदमी की रुकनीयत भी उस टर्म के लिए, यानी जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता, वो आदमी की रुकनीयत मुअत्तल हो जाएगी, वो फारिग हो जाएगा और उसका हल्का खाली हो जाएगा, वहां दोबारा इलेक्शन होगा। तो इसीलिए पंजाब में 20 इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा। कौमी असेंबली के 20 बंदे मिला लिए थे इन्होंने अपने साथ, तो उन 20 हलकों के ऊपर दोबारा इलेक्शन हुआ था पंजाब में। ये जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने आइन की क्लियर तशरीह कर दी। उन्होंने कहा जी वोट डाल ही नहीं सकता अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ, और अगर डालेगा तो वोट की गिनती नहीं होगी, वो गिना ही नहीं जाएगा और साथ में उसकी सीट भी जाएगी। इसमें हुकूमत ने उस वक्त रिव्यू फाइल कर दिया था, लेकिन वो केस लगा ही नहीं। बंदयाल साहब बाद में आपको पता है रिटायर हो गए, ये केस लगा ही नहीं, रिव्यू लगा ही नहीं, और इसमें गुंजाइश ही नहीं थी। हुकूमत ने भी जोर नहीं लगाया। काजी फायद ईसा साहब जो है वो बन गए, क्योंकि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी असेंबलियां खुद ही डिसॉल्व कर दी, फिर जरूरत नहीं पड़ी, फिर काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए। और अब इस वक्त जब आईनी तरमीम के लिए पूरी कोशिश की गई तो रस्ते में रुकावट बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच, जिसने मखसूस नशिस्तों में फैसला दिया था कि ये बंदे पीटीआई के हैं और अगर ये वोट डालेंगे तो इनके ऊपर आइन का आर्टिकल 63A लग जाएगा। ये ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बल्कि इनका वोट गिना भी नहीं जाएगा। तो आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती थी। तो अब वो जो फैसला दिया हुआ था 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस फैसले को बदलने का वक्त आ गया। यानी 2 साल और 1-1.5 महीने के बाद अब फैसला बदलने का फैसला किया गया कि अब फैसला बदल दो। तब से लेकर अब तक रिव्यू पड़ा हुआ है और अब जो है नजरसानी के लिए उसको लगाया जाएगा। लेकिन जब लगाया जाएगा तो जो कमेटी लगाएगी, इसको कहते हैं जी, एक कमेटी बनी हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत, पहले जो एक्ट है उसके तहत एक कमेटी बनी हुई है जिसमें काजी फायद ईसा है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है। पहले नंबर पे फायद ईसा, दूसरे नंबर पे मंसूर अली शाह, तीसरे नंबर पे मुनीब अख्तर साहब। तो जब ये 3 जजेस बैठते हैं और एक बेंच बनाते हैं, तो एक ऐसा बेंच बनना था जिस बेंच ने दोबारा वही फैसला दे देना था जो पहले हुआ था। लेकिन आईनी तरमीम के लिए एक ऐसा बेंच चाहिए जो पहले वाले फैसले से मुख्तलिफ फैसला दे और हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक फैसला दे। यानी फैसला ये आना चाहिए हुकूमत के मुताबिक कि ठीक है जी, ये डिफेक्शन क्लॉज है तो सही 63A, लेकिन होना यह चाहिए कि जो वोट डाले वो वोट गिनती में आ जाए कि जनाब ठीक है ये गिनती में आ गया वोट, चाहे उसकी सीट चली जाए बंदे की। ठीक है, दोबारा जब इलेक्शन हो गए पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शन, वो फिर जाके लड़ लेगा। तो इस तरह बहुत सारे बंदों को खरीदा जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फजलुर रहमान साहब के, बाकी जमातों के। तो बंदे खरीदने के लिए इन्होंने कोशिश की है, पता चला बंदे तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन अब बेंच कैसे बनाए अपनी मर्जी का, क्योंकि वो 3 जजेस ने मिलकर फैसला करना है और जो बात 2 जजेस कह देंगे वो हतमी हो जाएगी। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने मिलकर एक ऐसा बेंच बनाना था जो बेंच इंसाफ के मुताबिक फैसला देता। तो फिर हुकूमत को जरूरत पड़ी, हुकूमत ने वो कमेटी तब्दील कर दी। क्या किया ये देखें। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया और इसमें यह है कि अदलिया की कार्रवाई होगी, उसका मुसवदा तैयार किया जाएगा इसके बाद, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर सदर से जो है वो मंजूरी भी ले ली गई है। यानी फौरी तौर पे ऑर्डिनेंस लाया गया, फौरी तौर पे सदर ने उसकी ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी और अब यह कानून बन गया है। इस कानून के मुताबिक होगा क्या, अब हुआ यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उसी कमेटी में, एक सीनियर तरीन जज यानी मंसूर अली शाह साहब भी उसी कमेटी में, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को फारिग कर दिया गया। और अब यह कहा गया है कि जनाब किया यह जाएगा कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से किसी भी एक जज को लाकर तीसरा जज बना देंगे और 3 जज मिलकर फैसला कर देंगे जो भी बेंच बनाना है। तो होगा यह कि काजी फायद ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनको मुबैना तौर पर अब लाया गया है, ये दोनों जजेस मिलकर एक ऐसा बेंच तश्कील देंगे जो बेंच 2022 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रिवर्स करेगा और उसके अंदर यह तब्दीली कम से कम कर देगा कि जो वोट डालेगा वो वोट गिना जाएगा। अब आइए आपको बात समझ कि जो वोट डालेगा वो वोट गिना जाएगा, ताकि जो आईनी तरमीम के लिए नंबर कम हो गए हैं वो नंबर वापस पूरे किए जा सके। लेकिन क्या खेल यहां पे खत्म हो गया? नहीं, तब भी हुकूमत को मेंबर चाहिए होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब तहरीक इंसाफ की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि ना सिर्फ वो अपने 80 बंदे अपने हाथ में रखें और काबू करें, उनको कंट्रोल करें, बल्कि वो बंदे जिन्होंने बयान अल्फी नहीं दिया हुआ, जैसे कि ब्रिगेडियर असलम गुम्मन, जनाब औरंगजेब खिच्ची साहब, इनके अलावा जो चौधरी उस्मान साहब, इनके अलावा ज़हूर कुरैशी साहब, इनके अलावा इलियास चौधरी साहब, इनके अलावा आदिल बारज़ोई साहब और जो बाकी लोग हैं, इन सबको अपने कंट्रोल में रख के इन्हें खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करें।
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं है इस आईनी तरमीम को रोकने का। मैं कानून के नुक्ता नजर से कह रहा हूं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो कोई और कहानी सुना दे और मामला फिर किसी और तरफ चला जाएगा, तफसीली फैसला आ गया तो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुशावरत भी चल रही है मुबैना तौर पर, देखिए वहां से कोई बहुत बड़ी खबर ना आ जाए। लेकिन अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कादी साहब ने एक अच्छा शॉट खेला है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को फारिग करके अब एक ऐसी कमेटी बन गई 3 रुकनी जिसमें अपनी मर्जी का बेंच वो बना सकते हैं और बाद में अपनी मर्जी का फैसला भी ले सकते हैं और ये आईनी तरमीम फिर हो भी सकती है। अब इसको रोकना तो एक ही तरीका है कि फजलुर रहमान साहब के 8 बंदे अगर हुकूमत को मिल भी जाए फिर भी तरमीम नहीं होती। और वो फजलुर रहमान साहब तो बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि अभी जो उनका एक नया स्टेटमेंट आया फजलुर रहमान साहब का, उन्होंने कहा मौलाना साहब ने, हम इस असेंबली को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा। और यह भी कहा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग से ये करेंगे आईनी तरमीम तो फिर हम एहतजाज पे जाएंगे और वो हाल होंगे कि इनसे संभाला नहीं जाएगा, ये भी फजलुर रहमान साहब ने कहा। तो लगता है कि फजलुर रहमान साहब अपना वोट तो नहीं डालने वाले आईनी तरमीम में। लेकिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के 2 बंदे तोड़े हुए उन्होंने, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। फजलुर रहमान साहब के 2 सेनेटर और 2 कौमी असेंबली के मेंबर्स उन्होंने तोड़ रखे हैं पहले ही। उन्होंने कौमी असेंबली में 2 वोट फजलुर रहमान साहब के ले लेने हैं, 212 वो अपने हैं उनके, ये 214 हो जाएंगे। 2 उन्होंने काफ लीग के बहाने और 1 नून लीग के बहाने पहले बंदे काबू किए हुए, चौधरी इलियास और आदिल बाज़ई, 216 हो गए उनके। अब बाकी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 8 बंदे पूरे करने हैं। क्या तहरीक इंसाफ अपने 8 बंदे इनको देगी या अपने सारे बंदे खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट कर सकती है? वो बंदे खासतौर पर जिन पे उनको शक है कि ये निकलकर जाके वोट ही ना डाल दें, तो इन बंदों को, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज वो खत्म कर रहे हैं, तो इन बंदों को खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये है जी अब तक की सिचुएशन, ये मैंने आपको बता दिया है जो ये करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स और आने वाली है, उनके बारे में अभी बात नहीं करते। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार कहते हैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैं किसी दिन आपको निकाल के उर्दू में पढ़ के सुना दूंगा। ये जितने बहाने बनाते हैं कि ये काम भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, ये भी था, ये भी था, ये झूठ बोलते हैं। ये चीजें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी ही नहीं। आप निकाल कर पढ़ें, क्योंकि पाकिस्तानियों को पढ़ने की आदत नहीं है और इनको लगता है कि जैसे ये नहीं पढ़ते वैसे कोई और भी नहीं पढ़ता, लिहाजा हम जिसको मर्जी बेवकूफ बनाएंगे। नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी निकालूंगा, आसान जुबान में लोगों को समझाऊंगा कि एक्चुअली उसमें क्या लिखा था और ये कौन सी 2 नंबरी कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।